निशा भगत ने मुंडन करवा लिया और इसके बाद जेल कैंप पार्टी के कुछ लोग और विरोधी लोग, हमारे जेल कैंप पार्टी के लोग इसे टकली कहकर इनका मजाक उड़ा रहे हैं। हम आपको निशा भगत का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे और ये भी कहा जा रहा कि अब ज्योत्सना केरकेट्टा की बारी है, वह भी अपना बाल छिलवाएगी या फिर पैर कटवाएगी या हाथ कटवाएगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन हम उन तमाम विरोधियों को ये कहना चाहेंगे कि भले ही निशा भगत आपको हमको किसी को पसंद हो या ना हो, आप भले ही उससे घृणा करते हो, नफरत करते हो, आपकी विचारधारा उससे नहीं मिलती हो, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि निशा भगत अपनी जबान की पक्की है। एक महिला के लिए उसका बाल से प्यारा कुछ भी नहीं होता और उसने अपना बाल छिलवाकर मुंडन करवाकर जो एक परिचय दिया है कि वह जवान की पक्की है। कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, और आदिवासी शेरनी निशा भगत को आज पॉजिटिव प्रिंस सैल्यूट करता है कि उन्होंने जो वादा किया उस वादे को निभाया है। और टकली कहकर कृपया उनका मजाक न उड़ाए। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर निशा भगत ने मुंडन कराने के बाद क्या बड़ा ऐलान कर दिया है, वो तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर उनको अपने धर्म और संस्कृति को बचाने का अधिकार है तो हमें भी अपने संस्कृति और धर्म को बचाने का अधिकार है। यह लड़ाई अभी की बात नहीं है। इनको लगता है कि अभी की बात है तो इतिहास के पन्नों को उठा करके देखने की आवश्यकता है। भगवान बिरसा मुंडा जी का भी धर्मांतरण विदेशियों ने शिक्षा के नाम पे किया था और उनका नाम बिरसा दाऊद कर दिया गया था। और अभी देखिए कि 20 साल की काली रात में आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगी कि हमारे पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी जो आदिवासी अस्मिता, आदिवासी राजनीति या तो फिर धर्मांतरण के मुद्दे को में वो प्रखरता से अपनी बातों को रखा है उन्होंने। और जब दिल्ली में जब सांसद थे तो संसद भवन को उन्होंने चलता हुआ सत्र को उन्होंने स्थगित करने का काम किया था उन्होंने। तो सबसे बड़ा बात है कि ये मेरा विषय नहीं है। ये आरोप सही है क्या कि आप लोग वो पोषित लोग हैं, आरएसएस के पोषित लोग हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के? ये जो आरोप लगता है इस पर 2 मिनट में जस्टिफिकेशन आप क्या देंगे? आप अपना टेक क्या रखेंगे? उनको इतना ही कहना चाहूंगी कि विदेशियों के द्वारा संचालित किए जाने वाले मिशनरी धर्म को और मिशनरियों के दलालों को मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सावधान हो जाइए। तुम ठेका लेके रखे हो अपना समाज को बचाने का और हम अपना समाज, अपना जल जंगल जमीन भी नहीं बचाएं, जो अपने माँ बाप का नहीं हुए, जो अपनी परंपरा संस्कृति अपने भारत के नहीं हुए, वो हमसे क्या ही सवाल करेंगे। ऐसे दोगले प्रवृत्ति के लोगों को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, घर वापसी करना है तो लौट जाओ, नहीं तो ईसाई में जाति नहीं होती है और जिस दिन जाति जाएगी ना उस दिन त्राहिमाम करोगे। और यही निशा भगत तुम्हें याद आएगी कि संविधान में बदलाव लाने वाली निशा पे जिसने हंसा था और कहा था दलाल है, तो तुम अंग्रेजों के काले दलालों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने पुरखों का दिया हुआ परंपरा को जो छोड़ चुके हो, आज किस बात की दुहाई दे रहे हो? ये लोग बार बार कहते हैं कि एक बहुत बड़े स्तर पे चंदा मिलता है निशा भगत को, एक बड़ा पॉलिटिकल फंडिंग है किसी पार्टी से। मैं अगर पार्टी के तौर पे विशेष तौर पर बात करूं तो आप पे आरोप है कि खास करके बीजेपी और उसके अनुषंगिक संगठन जो है वो आपको बड़ा अमाउंट देते हैं ताकि दिसंबर के महीने में लगातार जब क्रिश्चियन अपना क्रिसमस मना रहे हो उस दौरान ये डीलिस्टिंग का मुद्दा जो है ठंडे बस्ते से निकले और इसके बाद पूरे देश में, पूरे राज्य में एक तरह से एक मुद्दा जो है वो बन जाए और उसकी चेहरा जो है वो निशा भगत हो। पीछे से आरएसएस का बैकिंग, पीछे से आरएसएस का पैसा, पीछे से आरएसएस का फंडिंग का आरोप आप पे। ये बात सही है? देखिए, ऐसा है ना कि दलाल कुछ भी बोल सकते हैं। अब मेरे पास एक क्रेटा गाड़ी है, उसको देखिएगा, झंडा प्रकरण से अभी तक मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है और हमारी गाड़ी खींचने पे लगी हुई है और हमारा घर का रेंट मेरे पिताजी और हमारा समाज के अगवा लोग भर रहे हैं। तो ये लोग मुझे बताएंगे, ये जो दलाल प्रवृत्ति के जो लोग, अंग्रेजों के दलाल, मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले ये घटिया मानसिकता के लोग मुझे चैलेंज करेंगे। चैलेंज करो तो आओ, औकात है तो एक तरफ पादरी को बैठाओ, एक तरफ फादर को बैठाओ, एक तरफ पॉप को बैठाओ और हमारे मानकी, मुंडा, बैगा, पहान ये रहेंगे। औकात पता चल जाएगी कि कौन रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग हैं और कौन मिशनरियों का
तलवार चाटने वाले दलाल, अंग्रेजों के दलाल कौन है वो पता चल जाएगा। मैं सभी के धर्म का सम्मान करती हूं, लेकिन किसी को हम अपने धर्म और संस्कृति का खिलवाड़ करने नहीं देंगे और इस संविधान में भी ये हक और अधिकार नहीं दिया है। ग्लेडसन डुंगडुंग अक्सर कहते वो हैं पागल हो गया है। वो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी के साथ शादी किए थे और हमारे साथ उनका जो है बहुत ही अच्छा संबंध रहा है, तो मुझे उनकी पत्नी का उनका बना नहीं। रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों से इनकी बन नहीं सकती है, क्योंकि विदेशी धर्म को मानने वाले हमारे संस्कारों से भिन्न है। पत्नी उनको छोड़ के चली गई तो पूर्णतः वो मिशनरियों का मिशन को पूरा करने वाला, जो जंगल को छोड़ करके जब चर्च ने उनको पनाह दिया तो फिर उन्होंने मिशनरियों का मिशन को पूरा करने में दलाली किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग बोलेंगे एक ग्लेडसन डुंगडुंग है कौन? धर्मांतरित ईसाई। औकात है तो सामने सामने बैठ के बात करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी देखती हूँ कि कैसा ईसाई हो और कैसा तुम धर्मांतरित जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हो और माइनॉरिटी में हो, तो माइनॉरिटी का लाभ लो, आदिवासी का लाभ मत लो। ग्लेडसन के बारे में उसके बारे में नहीं बात करना चाहती, उसके बारे में छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग धर्मांतरित हैं उनका बस एक ही कहना है कि भाई हम आदिवासी हैं, इस देश में जन्म के आधार पर आरक्षण मिलता है, हम किसी भी धर्म को या किसी भी रीति रिवाज को अगर अंगीकार कर लें तो उससे समस्या क्या है? हमें संविधान ये प्रदत्त अधिकार देता है कि भारत के संविधान, उनका कहना निशा जी, भारत के संविधान मैं सवाल कर लूं, मैं सवाल उनके कहने से क्या होता है? वो तो चाहेंगे ही कि पूरा आरक्षण खाए। आज नहीं, बाबा पंकराज कार्तिक उरांव जी ने तब भी कहा था, जो भी संविधान के तहत आने वाला आरक्षण हो, चाहे हमारा संविधान के तहत सरकार के द्वारा सरकारी लाभ सुविधाएं जो है 75% धर्मांतरित मिशनरी खा रहे हैं, तो हमारे तक पहुंच कहां रहा है? इनको फ्री में शिक्षा मिलता है। ये गड़बड़ियां कहां से हुई? आपका समाज कमजोर हुआ, आपका तबका कमजोर हुआ, आप लोगों की रीति रिवाजें कमजोर हुई, इसीलिए तो कोई आया और इसके बाद आप लोगों को तोड़कर धर्मांतरित करा। नहीं, हमारे आदिवासियों को अपनी संस्कृति, परंपरा और ग्राम सभा से फुर्सत, कभी स्वशासन में ही वो रहते हैं। हमारा आदिवासी समुदाय को कोई मतलब नहीं है कि कितना विकास आप कर रहे हो, कितना पैसा कमा रहे हो। हमारा संस्कृति, हमारी परंपरा, जल जंगल जमीन बचना चाहिए, इसी में लगे रहे। आप ही देख लीजिए कि पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी की बेटी राजनीति में मंत्री रही और हमारा समाज को किस दिशा में लेके जा रही हैं। 17 तारीख का प्रकरण देख लीजिए, धर्मांतरित मिशनरियों के ठेकेदारों के साथ वो बैठी हैं और हम आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का अपमान किस तरीके से किया गया। लगातार 81 विधानसभा सीटों में 28 विधानसभा सीट जो है रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए आरक्षित है, तो उसमें धर्मांतरित 10 विधायक कैसे ईसाई विधायक आ गए? उन 10 धर्मांतरित ईसाई विधायकों की वजह से ये सरकार जो है गौन और बौना हो चुकी है। ये सरकार अपने आप को दिक्कू समझ रही है। मैं ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए डिलिस्टिंग हो गया तो डिलिस्टिंग होगा तो जो 5th शेड्यूल का जो स्टेटस है झारखंड को, वो डी शेड्यूल हो जाएगा। किसने कहा? किसने कहा? ये तो आप लोगों का जो है ना, नहीं, ये मेरा नहीं, ये आरोप देखिए वो पागल की बात हमको करनी ही नहीं है। उसको पागल खाना भेज दीजिए ना, उसको अपना देखिए, ईसाई है तो ईसाई का प्रचार करे ना, वो जाके फादर का चर्च का बड़ाई करे। हम लोगों के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसको पता है कि मुंडन संस्कार में कितने चीजें होती है, हमारे आदिवासी में जन संस्कार में क्या होता है, जाके पूछ दीजिएगा, पैंट में पेशाब कर देगा। पूछिएगा कि शादी जब होता है हम लोगों का तो पान पूजा और बैगा मान की मुंडा लोग करते हैं और मुर्गा का बलि होता है मड़वा में, उनका होता है क्या? उनका चर्च में होता है। और जब हम लोगों का हरगड़ी में हम लोगों का संस्कार, जब मृत्यु संस्कार के बाद में जब अंतिम पायदान हरगड़ी होता है तो क्या इनका होता है? हमारे लोगों में आत्माओं को घर में घुसाया जाता है, पूजा किया जाता है। हम लोग पुरखों की आत्माओं को, देवी देवताओं को पूजा करते हैं। क्या ये लोग पूजा करते हैं? एक तरफ बोलेंगे कि मूर्ति पूजा नहीं करो, लेकिन एक तरफ जीसस का पूजा करेंगे मूर्ति बना करके, एक तरफ चर्च। अरे इनके बारे में मुंह मत ही खुलवाइए तो बेहतर होगा। हिडमा आप लगातार कह रही हैं निशा जी कि आप हिडमा की वकालत कर रही हैं। हिडमा को सरकार नक्सली मानती थी, उनको मार गिराया गया। आप अब कह रही हैं कि एक दूसरी हिडमा जो है वो तैयार हो रही है। आप नक्सली बनने की बात कह रही हैं, जबकि मैं नक्सली बनने की बात नहीं कर रही हूँ। उन्होंने अपने जल जंगल जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, मैं हिडमा जी को जानती भी नहीं हूँ, मैं पहचानती भी नहीं थी, सोशल मीडिया में देखा। और अगर वो मुख्य धारा से अगर भटके हैं तो अगर जो गलत है इस संविधान में तो गलत है, लेकिन जैसे हमारे झारखंड राज्य में अपनी बातों को उठाने पे जो शिक्षा की बात करता है, जो इस राज्य में विकास की बात करता था, देख लीजिए सूर्य नारायण हांसदा जिसकी हत्या कर दी सरकार के चमचे ने। आपको मैं बताना चाहती हूं कि इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का लगातार हमारे आदिवासी भाई बहनों की हत्या कराने में उनका नाम रहा है, लेकिन ये सरकार के मुखिया ने लगातार उनको संरक्षण दिया है, धर्मांतरित ईसाइयों को बल दिया है। यही कांग्रेस के सरकार के साथ महागठबंधन में है। इसीलिए सत्ता के लालची, अगर इतना विकास करना होता तो आप देख लीजिए 25 साल हो गया झारखंड का, माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता
जी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का जब देहांत हुआ तो 1 महीना में, जो 1 महीना भी नहीं, जो दशकर्म होता है उसी दशकर्म करने के दौरान उन्होंने अपने पिता का, अपना पौराणिक घर के, मतलब समझ लीजिए उस गांव में बिजली और सड़कें लेके आते हैं, और हमारे बच्चों को जो साइकिलें दी जा रही है लगातार, साइकिल का हवा में लटका के ले जाएगा। जब यहाँ सड़कें नहीं बन रही है, यहाँ बिजली का व्यवस्था नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, हमारे लोगों को खटिया पे आप लोग दिखाते हैं। पूछिए ना, कभी हेमंत सोरेन से पूछने की औकात रही है आप लोगों की? ये 4th पिलर को समझना चाहिए कि हमारा जो झारखंड में जो हमारे आदिवासियों की अस्मिता वाकई खतरे में है, और आज देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अगर इस देश का मूल मालिक है तो आदिवासी है। जब आदिवासी मूल मालिक है तो हमें इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है? दलितों को तो अब बहुत सम्मान हो रहा है। देखिए, उन पे भी भरोसा नहीं है, वो सत्ता की वो लालची है। मैया समान योजना में कितना बच्चा लोगों का भविष्य को अंधकारमय में कर दी है। उन पे सोचा था हमने कि कम से कम दादा बोका है तो भौजी तो थोड़ा तेज होंगी, लेकिन वो हमको नहीं लगता है। दूसरा जगह से आकर के हम लोग का राज्य को समझ नहीं पाई और हमारे लोगों की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को नहीं समझ पा रही है। इतना ही होता तो अपना पति को कहती कि आदिवासियों को का हित और हितैषी के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया कि पेशा कानून लागू करो, तो पति को कहती ना कि छोड़ देंगे अगर हम आदिवासी लोगों का अगर हक मारी करोगे, पेशा अधिनियम कानून अगर नहीं लागू करोगे झारखंड में तो मैं मायके जा रही हूँ। कभी बोली क्या? बोलती ना, डराती, धमकाती, बोलती कि अगर मेरे रहते हुए अगर आदिवासियों का हक खाओगे तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। पति सीएम है, पत्नी विधायक है, भाई विधायक है, एक भाई की पत्नी जो है विधायक रही है, उनकी भौजाई। तो इतना लोग सत्ता में रह करके एक गांव का आदर्श गांव नहीं बना पा रहा है ये लोग, और बात करते हैं राजनीति का। ये लोगों का ढकोसला है, ये लोग चोचलेबाजी कर रहे हैं, ये ठगने का काम कर रहे हैं। जितना आदिवासी नेता है, अब समय आ गया है बाल्टी में पानी भर लो और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। आपने निशा भगत का पूरा वीडियो देख लिया होगा, पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।